नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है धातु एवं अधातु और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म। सेकेंड टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और इसी में इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। फोर्थ टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। पांचवा टॉपिक है हमारा संक्षारण। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे। और ये सारे प्रश्न लिए गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ। मुझे यह बताने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए, उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और उसे रिविज़न करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो जो इम्पोर्टेंट था पॉइंट वो हाईलाइट किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं धातु एवं अधातु के। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और इनमें से कुछ के चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये किन पदार्थों से बने हैं? और ये वाला सारणी आपको धातु और अधातु में जानने में मदद करेगी। तो सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थों को धातु कहते हैं और दूसरे भाग में लिखे गए पदार्थों को अधातु कहते हैं। तो पहले भाग को धातु कहते हैं और दूसरे भाग में लिखे गए उसे अधातु कहते हैं। और ये पदार्थ चमकीले होते हैं, पीटने पर फैलता है और एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। और इसमें तन्यता होती है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अधातु चमकीला नहीं होता, पीटने पर नहीं फैलता और एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। और इसमें तन्यता नहीं होती और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अधातु में। तो इससे आप समझ गए होंगे कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। अब जानते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म और यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। और इसमें से जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। पहला भौतिक गुण है धातुओं में चमक होती है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा भौतिक गुण है धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा भौतिक गुण यहाँ पर बताया गया है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को अधातुवर्ध्यता कहते हैं। और सोना तथा चांदी सबसे अधिक अधातुवर्ध्य धातुएं हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक अधातुवर्ध्य धातुएं हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को अधातुवर्ध्यता कहा जाता है। और सोना तथा चांदी सबसे अधिक अधातुवर्ध्य धातुएं हैं। अगला भौतिक गुण है धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सबसे अधिक तन्य धातु सोना है और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। पांचवा भौतिक गुण है धातु ऊष्मा के सुचालक हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। और सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं और इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। तो याद रखिएगा कि गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक
कौन से धातु हैं? तो एक हो जाएगा सिल्वर और कॉपर। अगला भौतिक गुण है और इससे प्रश्न भी बन सकते हैं कि जिस तार से घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिक क्लोराइड यानी पीवीसी और रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि जिस तार से घर तक बिजली पहुंचती है उस पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीवाइनिक क्लोराइड यानी पीवीसी परत चढ़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला भौतिक गुण है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे ध्वनिक कहते हैं। तो ये थे कुछ धातु के भौतिक गुणधर्म जो आपको बता दिया गया, और इसमें से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा, इससे प्रश्न भी बन सकते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, और कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं, और ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य होती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं, और इन अपवादों को अब हम जान रहे हैं। फर्स्ट में बताया गया है कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, और धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, और हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखने से ये पिघल जाते हैं। तो इसे प्रश्न भी निकल कर आ सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि ये कौन से 2 धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, और हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखते हैं तो ये पिघलने लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम और सीजियम। तो याद रखिएगा कि गैलियम और सीजियम ये 2 धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, और हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखने पर ये पिघलने लगते हैं। अगला बताया गया है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तीसरा अपवाद कार्बन के बारे में है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, और प्रत्येक रूप से अपरूप कहते हैं इसे, यानी प्रत्येक रूप से अपरूप कहते हैं क्योंकि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, और प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं, और हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। याद रखिएगा, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला अपवाद है कि क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और इसके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया, इसे कथन के तौर पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि अधिकतर अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। तो ये कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। और वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो याद रखिएगा कि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं, और अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसमें बस यही है कि अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं, और धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सेकेंड टॉपिक, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और ये क्षारीय होते हैं। तो इन 2 पॉइंट को याद रखिएगा कि धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और ये क्षारीय होती हैं। तो
तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि धातु और ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा ऑक्साइड बनाता है, तो इसका हो जाएगा काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। और इसी में इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कुछ धातुएं अत्यधिक अधिक क्रियाशील होती हैं, जैसे कि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि धातु ऑक्सीजन की प्राकृतिक क्षारकीय होती है, जो आपको पहले बताया गया, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारकीय होती है, तो ये कथन तौर पर पूछा जा सकता है। इसे याद रखिएगा कि धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारकीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों होते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों होती है। तो ये दोनों अम्लीय और क्षारकीय दोनों हैं। और ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेशियम तथा सोडियम कुछ ऐसे धातुएं हैं जो तेजी से अभिक्रिया करती हैं और खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम और सोडियम तेजी से अभिक्रिया करती हैं और खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं और यह तेजी से अभिक्रिया करके खुले में आग पकड़ लेते हैं, जिसके कारण इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और सिल्वर तथा गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे प्रश्न भी बन सकता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। तो याद रखिएगा कि एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है और वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत निर्माण होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर किस अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। याद रखिएगा एनोडीकरण के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। सेकेंड अभिक्रिया है पानी के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती हैं या तो हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं।
इसको ऐसे याद रखिएगा कि धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और या तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसमें याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्मक्षेपी होती है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि पोटेशियम तथा सोडियम सभी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो ये कथन के तौर पर पूछा जा सकता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को याद ही रखिएगा, ये जो पॉइंट है कि सोडियम तथा पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन दोनों को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तीसरा अभिक्रिया है अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि धातुएं तनु अम्ल के साथ जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आप समझ गए होंगे कि धातुएं तनु अम्ल यानी जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, लेकिन HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे कि N2O, NO, NO2 में उपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि धातुएं तनु अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करते हैं और कुछ धातुएं जैसे कि जस्ता और लोहा अम्ल के साथ मध्यम गति से अभिक्रिया करते हैं और जब कुछ धातुएं जैसे कि टीन और लेड के साथ मंद गति के से अभिक्रिया करती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं और अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। MgAl ZnFe कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है और इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब जानते हैं एक्वा रेजिया के बारे में। तो यह
3:1 अनुपात में एक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा कि एक्वा रेजिया 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा मिश्रण होता है, जिसमें 3 होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। और यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेला यह क्षमता नहीं होता। और एक्वा रेजिया भभकता द्रव्य होने के साथ साथ प्रबल क्षारक है और यह उस उभयकर्मियों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। तो इसमें बस यही 2 पॉइंट को याद रखिएगा कि एक्वा रेजिया 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है और यह गोल्ड को गला सकता है। और एक्वा रेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक होता है और यह अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अगला पॉइंट है कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, जिससे धातुएं लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब जानते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे कम क्रियाशील। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अवरोही क्रम में है, जो सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे कम क्रियाशील को दर्शा रहा है, तो इसे अवरोही कहेंगे। और सबसे कम से सबसे अधिक आरोही क्रम कहेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम का है सबसे अधिक, और घटती अभिक्रियाशील ये हो गया जो घट रहा, और सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड का है। तीसरा टॉपिक है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। सारणी 3.3 में आप देख सकते हैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु संख्या और कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ बताया गया है। अगर हम एक एक करके बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि KLM कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूरा होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थित विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। तो याद रखिएगा, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में आकर्षित होते हैं और इसी के साथ मजबूत स्थित विद्युत बल में बांधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित होते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि धातु से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अब जानते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। और सारणी 3.4 में बताया गया है कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक, गलनांक और क्वथनांक। NaCl का है 1074 और क्वथनांक है 1686। और इसी प्रकार यहाँ पे और सभी का दिया गया है। अब जानते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को। तो जैसे कि बताया गया है कि भौतिक प्राकृतिक, तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं।
तो ये भौतिक प्राकृतिक था। और गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में बताया गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। और तीसरा है घुलनशीलता। तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलयनों में अविलय होते हैं। और फोर्थ में बताया गया है कि विद्युत चालकता। तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है, और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। तो याद रखिएगा कि कथन तौर पर पूछा जा सकता है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। तो ये कथन तौर पर भी पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट। तो इसे याद रखिएगा कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। और ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती। फोर्थ टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू में थोड़ा बेसिक बताया गया है। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है, और पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो इसी में एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि धातुओं का निष्कर्षण। जैसे कि इससे पहले सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको बताया गया था, अवरोही क्रमोला। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। और कुछ धातुएं भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, और कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। और सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाले धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। और यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर यानी तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो याद रखिए कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं Na, Ca, Mg और Al है। तो इस पॉइंट को फिर से रिपीट किया जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं, पहला है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, और चौथा है मैग्नीशियम, और पांचवा है एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सबसे ऊपर की धातुएं हैं। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। और सक्रियता श्रेणी के मध्यम की धातुएं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड आदि अभिक्रियाशीलता माध्यम होती है। और पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। और इसी प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। जैसा कि आप चित्र 3.9 में देख रहे हैं, सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। एक बार देख लेते हैं इसे भी। तो जैसे कि फर्स्ट में बताया गया विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का है। मध्यम में है कार्बन के उपयोग से अपचयन। तो इसमें हो गया जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। और तीसरा में है प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित एज यानी सिल्वर। अगला पॉइंट है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो जैसा कि आप चित्र 3.10 में देख रहे हैं, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। तो इन चरणों को आप देख सकते हैं।
अब जानते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, और इसमें से जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा, और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि हाईलाइट किया गया है कि HgS यानी सीना बार और मरकरी पारद एक अयस्क है, और वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में परिवर्तित होता है, और यह अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि सीना बार यानी HgS मरकरी का एक अयस्क है, और वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। अगला पॉइंट में बताया गया है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। आपको बताया गया था कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, और प्राकृतिक में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, और प्राकृतिक में यह सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। और इसी में बेसिक बताया गया है कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, और इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और इसी में एक और पॉइंट निकल कर आता है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से पहले ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोयला का उपयोग धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। तो याद रखिए, कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है, और अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों के दर्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और यह अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आप चित्र 3.11 में देख रहे हैं, रेल पटरियों को संबंधित करने यानी जोड़ने में थर्मिट प्रक्रम यहाँ पर जोड़ा जा रहा, इसे थर्मिट प्रक्रम कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके रेल की पटरी का मशीनरी पुर्जों की दर्रों को जोड़ने में किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी बन सकता है कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दर्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इसे ही थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब जानते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्रश्न भी बन सकता है। और कैथोड यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रोडों पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है, और एनोड पर
क्लोरीन मुक्त होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। और इन सभी पॉइंट्स को जो जो हाईलाइट किया गया है, इसे जो भी इधर भी बताया गया, इन सब को लगभग 3 से 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह से। तो इसे 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में अगर इसे पढ़ें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटित अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटित अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं का परिष्करण। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो याद रखिएगा कि धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण। और विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है और कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। और इस प्रक्रम में शुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। 5वां टॉपिक है हमारा संक्षारण। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि खुले वायु में कुछ दिनों छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है और सिल्वर का वायु में उपस्थित सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। तो याद रखिएगा कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। ये वाला तो आप लोग जानते ही हैं कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। आप जानते ही हैं कि संक्षारण जंग लगना संक्षारण होता है और इसमें से इस पॉइंट को बता ही दिया गया। अब जानते हैं संक्षारण से सुरक्षा। तो पेंट लगा के, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर, यानी यसद लेपन होता है लोहे की वस्तु पर जस्ते चढ़ाना, और क्रोमियम लेप एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय थे, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन और क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं और जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। और धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है और इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींचा जाता है, जिसके कारण इसमें अगर थोड़ा सा कार्बन यानी 0.05% मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। और लोहे के साथ निकेल तथा क्रोमियम मिलाने पर इससे हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल रहा है यहाँ से कि लोहे के साथ निकेल तथा क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता। और 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। और इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। और ये वाला पॉइंट तो आप जानते ही हैं कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं और यह काफ़ी नर्म होता है और आभूषण बनाने के लिए इस पर उपयुक्त नहीं होता, ये उपयुक्त नहीं होता। और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। और भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध होंगे, सोने होंगे और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाना।
अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे कथन के तौर पर भी प्रश्न बन सकते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता का गलनांक कम होता है। जैसे कि तांबा एवं जस्ते CuZn की मिश्र धातु पीतल है। तो याद रखिए, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु पीतल है और ताम्र एवं टीन का मिश्र धातु कांस्य है। तो इसे याद रखिएगा, तांबा एवं जास्ते का मिश्र धातु पीतल है और ताम्र और टीन का मिश्र धातु कांसा है और विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा। और सीसा एवं टीन की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर है, याद रखिएगा, और इसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सीसा और टीन, इसका मिश्र धातु सोल्डर है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट था प्रश्न जिससे बन सकते थे वो आपको बता दिया गया। और इधर जो यहाँ पॉइंट बताए गए हैं ये बोलिए, ये सारे इम्पोर्टेंट है। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट था जिससे प्रश्न बन सकता था वो आपको बता दिया गया। अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका PDF टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसे अपने से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती? तो विद्युत चालकता ये दर्शाता है, ध्वनिक प्रकृति ये भी, तन्यता ये भी। तो ये पता नहीं क्या लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा C। सेकेंड क्वेश्चन है कि धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप भी दे सकते हैं, तन्यता कहते हैं। तो धातु के पतले तार खींचे जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि खाना पकाने के लिए बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है और एल्युमिनियम का कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? तो एल्युमिनियम का उच्च ऊष्मीय चालकता, उच्च विद्युत चालकता, तन्यता, उच्च गलनांक। तो इसका आंसर हो जाएगा D, उच्च ऊष्मीय चालकता और तन्यता। और ये दोनों, दूसरा उच्च विद्युत चालकता और तन्यता नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe, और ये सभी क्रिया करते हैं। तो आप जानते हैं कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ठंडे तथा गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं और आयरन नहीं करता। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन से ऑक्साइड प्राप्त होगा? तो आयरन तथा भाप की लंबी समय तक अभिक्रिया से आयरन तथा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा? तो FeO तो नहीं होगा, Fe2O3 ये भी नहीं होगा, Fe3O4। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3O4, ये भी नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है? तो कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो यह जल से क्रिया नहीं करता, गलत। यह जल से प्रचंड किया जाता है, और यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है। क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है? तो जल के साथ क्रिया नहीं करता, ये तो नहीं करता। यह जल से प्रचंड किया जाता है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा जल से कम प्रचंड क्रिया करता है और बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, 3 और 4 सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु Mn तथा Mg के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता? तो इसमें नहीं देता है वो ज्ञात करना है। तो H2SO4 तो देता है, HCl भी देता है और उपरोक्त सभी, तो ये तो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं देता। 8वां क्वेश्चन है कि एक्वा रिजिया का संयोजन है। तो एक्वा रिजिया का संयोजन है सांद्र HCl3, इसका हो जाएगा सी, सांद्र HNO3 3:1। आपको बताया गया था एक्वा रिजिया 3:1 में रहता है, HCl और HNO3। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ये एक्वा रिजिया 3:1 में रहते हैं और HCl और HNO3 के अनुपात में रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसके बारे में आपको बताया गया था। तो KCl ये नहीं है, HCl ये आयनिक यौगिक नहीं है और CCl4 ये भी आयनिक यौगिक नहीं है। बाकी KCl आयनिक यौगिक है और NaCl आयनिक यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो जल में विलीयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक और गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें ज्ञात करना है कि प्राकृत अवस्था में पाई जाती है। Au हो जाएगा और Ag हो जाएगा। इसका आंसर 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो ये ज्ञात करना है आप लोगों को। तो Au हो जाएगा और Cu हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 किस में है? फर्स्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? तो ये भी आपको बताया गया था 13वां का, Ag2S हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है? तो गैल्वेनीकरण एक विधि है। गैलियम नहीं, एल्युमिनियम नहीं, जिंक, सिल्वर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो ये भी आपको बताया गया था कि आयरन को साथ Na और Cr। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है और हरे रंग की परत प्राप्त करता है। तो यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये भी आपको बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CuCO3 के कारण ऐसा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है और निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा Hg। तो ये पता ही होगा आपको, Hg यानी मरकरी को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये ज्ञात करना है कि कौन सी धातु गलित अवस्था में क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। तो
Na हो जाएगा और Ca हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। तो सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? तो ये भी आपको बताया गया था, आयोडीन चमकीली अधातु है। सारे इसी चैप्टर से प्रश्न बन रहे हैं और जो मैंने बताया था उसी से प्रश्न बन रहे हैं और ये एग्जाम्पलर का है प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी लवण के विलयन से 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सिल्वर यानी Ag। तो सक्रियता श्रेणी आपको बताया गया था, अभिक्रियाशीलता श्रेणी Mg, Zn, Cu और Ag। तो आपको याद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 चिन्हित परखनली A, B और C क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 3:1 में मिश्रण लिए गए और प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा सा टुकड़ा डाला गया और परखनली A और B कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परखनली C धातु घुल गई, तो धातु हो सकती है। तो इसे 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर आपको बताया जा रहा Au। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक मिश्रातु, तो एक मिश्रातु हो जाएगा इसका आंसर एक समांगी मिश्रण है। तो याद रखिएगा कि मिश्रातु यानी मिश्र धातु या समांगी मिश्रण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है, तो धनावेशित कैथोड से नहीं, ऋणावेशित एनोड से नहीं, धनावेशित एनोड से और ऋणावेशित कैथोड से। तो इसे याद रखिए कि एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है धनावेशित एनोड से और ऋणावेशित कैथोड से। तो 3 और 4 इसका बी आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया गया था उसी से ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है। तो ये भी आपको बताया गया था, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक तत्व A मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है और यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है और वायु में खुली नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचल अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम Na। अगला हमारा क्वेश्चन है मिश्रातु यानी मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है और निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में से एक अधातु रखती है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा अधातु रखती है मिश्र धातु इसके अवयवों में से। तो पीतल, कांसा, अल्मलगम, स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। तो याद रखिएगा मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन है, अधातु के साथ समांगी मिश्रण है और निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके अवयवों में से एक अधातु रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जिसमें गलत कथन को बताना है। तो यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, नहीं। इसका आंसर मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पहचानना है? तो यह ऑक्सीजन में चमकीले श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, हाँ जलती है, ये सही हो जाएगा। और यह गर्म जल से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, हाँ ये भी करती है। यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ये भी करती है। और यह ठंडे जल से भी क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, नहीं। इसका तो गलत ये हो जाएगा इसका बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? तो स्टेनलेस स्टील, एलिनको, सोल्डर और जिंक अमलगम।
तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक अमलगम। तो याद रखिएगा कि जिंक अमलगम मिश्र धातु में मरकरी इसके एक अवयव के रूप में होता है। ये सब आपको बताया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि X तथा Y के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनाता है और X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण Z नहीं दर्शाता? तो Z नहीं दर्शाता, इसको एक दो बार और पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा इसका क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीन तत्व X, Y, Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। X का 2 और 8, Y का 2, 8, 7 तथा Z का 2, 8, 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन ज्ञात करना है। तो X एक धातु है, Y एक धातु है, Z एक धातु है, Y अधातु है और Z एक धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसे आप समझ लीजिएगा फिर से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वहाँ पे दिखाया गया था उसी आधार पर, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसका आंसर आप भी बता सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा Al। तो आपको ये भी बताया गया था उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा Al, एल्युमिनियम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो हीरा नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, फुलेरीन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थों की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले वह पदार्थ है। तो ये भी आपको बताया गया था। तो इसका आंसर आप देखकर बता सकते हैं, PVC। आंसर हो जाएगा इसका C, PVC। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव्य है? तो कार्बन, फास्फोरस, सिल्वर, ब्रोमीन। इसका आंसर हो जाएगा B, ब्रोमीन। ये सब आपको बताया गया था चैप्टर में, जो पॉइंट हाईलाइट किया गया था उसी से ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो MgSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe, MgSO4 प्लस Pv, CuSO4 प्लस Fe। तो इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 प्लस Fe। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिसरण की सही व्याख्या करता है? तो इसमें सही ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र 3.12, तो इसमें यही चीज़ पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो ये शायद मैं बताने के लिए भूल गया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो इसी प्रश्न के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें से एग्जाम्पलर के जो प्रश्न थे वो भी आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो और इसमें से जितने भी सारे प्रश्न बन रहे हैं वो जो मैंने हाईलाइट किया था उसी से बन रहे हैं। एक आध दो प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप 2-3 बार इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका PDF टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो हाईलाइट किया है, अगर आप उसे 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।